गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हुए हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आज की वीडियो में। सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि हमारा टॉपिक क्या है, पेपर में किस टाइप का पैटर्न है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आरबीआई ग्रेड बी का कैसे पार्ट बनता है और कैसे हम ईएसआई टॉपिक को आरबीआई ग्रेड बी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले जो ईएसआई क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हमारा टॉपिक है। ये आरबीआई ग्रेड बी में फेज 2 में पूछा जाता है। ठीक है, इस चैनल के थ्रू हम फाउंडेशन बैच करेंगे, जिसमें नियर अबाउट आपको जितने भी वीडियोस हैं, जितना भी आपका टॉपिक्स बनते हैं आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हुए हम कवर करेंगे। वीडियोस की ड्यूरेशन रहने वाली है 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 25 टू 30 मिनट्स आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फाउंडेशन बैच फॉर द ईएसआई, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता कितने क्वेश्चन आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में, क्या क्या पैटर्न है, सबसे पहले यही जानते हैं। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है ईएसआई दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये फेज 2 में है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें बेसिकली दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, ईएसआई को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो है स्टैटिक पोर्शन और एक है करंट पोर्शन। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन हमें जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है प्रॉपरली उससे ही ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। उसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे और जितने भी सब टॉपिक्स आएंगे हम वो सारे कवर करने वाले हैं। और टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में भी मेजरली हमारे इकोनॉमिक्स के थोड़े से टॉपिक्स होंगे और कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि सोशल इश्यूज के साथ ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, और जो इकोनॉमिक बेस्ड टॉपिक्स है ना, वो जरूरी नहीं कि फेज 2 का ही पार्ट बने, वो फेज 1 का भी पार्ट बन सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स। आपको पता है जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है फेज 1 में। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चंस है वो जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट बनेंगे, और जो सोशल इश्यूज है वो मेजरली फेज 2 का ही पार्ट होंगे। अब बात करते हैं करंट पोर्शन में। ईएसआई का हमने स्टैटिक पोर्शन जान लिया कि हम प्रॉपरली जितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो सारे कवर करेंगे। और करंट पोर्शन में क्या क्या आएगा, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आ गई, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं या इंडाइसिस आ रहे हैं, मतलब जितने भी इंडेक्स वगैरह आ रहे हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो डायरेक्टली कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके अलावा जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो भी पूछा जा सकता है, इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछ सकते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स ऐसे हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो करंट ओरिएंटेड हैं और हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अब आपको पता लग गया कि हमें दो पोर्शंस में पढ़ने वाले हैं ईएसआई को, स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज करंट पोर्शन। ठीक है, अभी हम एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में हमारा ईएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। सबसे पहले जो हमारा ईएसआई का पेपर है वो 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। अब क्वेश्चन राइज होता है पेपर डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव। दोनों फॉर्म का पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे टोटल होंगे 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस, और इनकी वेटेज कितनी होगी, 50 मार्क्स। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो एक ही नंबर के होंगे, मतलब 10 मार्क्स हमारे यहाँ पे आगे, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स ईच होंगे। मतलब टोटल हमारा एग्जाम हो गया 50 मार्क्स का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन। और टोटल टाइम हमें ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितना दिया जाएगा, 30 मिनट्स दिया जाएगा। इतना क्लियर हो। सेकंड हमारा है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में टोटल नियर अबाउट 6 क्वेश्चंस होते हैं, और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपका हो गया 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 50 ही मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। ठीक है, अब 15 इंटू 2 करके आपके 30 मार्क्स यहाँ बन गए, और 10 इंटू 2 20 मार्क्स यहाँ होगी, टोटल 50 मार्क्स का पेपर हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव वाला। जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो नियर अबाउट आपको 600 वर्ड्स लिखने होते हैं। उसके अलावा जो 10 मार्क्स वाले हैं वो नियर अबाउट आपको 400 वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, नियर अबाउट जैसे आप 600 वर्ड्स यहाँ पे लिखोगे 15 मार्क के एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन के लिए आपके होगी 1200 वर्ड्स। वैसे ही 400 आप 10 मार्क के एक क्वेश्चन के लिए लिखोगे, और दो क्वेश्चन के लिए होगी आपके 800 वर्ड्स। आपको नियर अबाउट 90 मिनट्स में 2000 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, तो आपको सोच के समझ के एक बार में पहले अपने माइंड में आंसर को फ्रेम कर रहा है, देन उसके बाद ही आपको टाइपिंग करनी है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न क्लियर हुआ कि ईएसआई के पेपर में हमारा डिस्क्रिप्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का है और डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है। ठीक है, अभी हमारा पैटर्न क्लियर हो गया। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कवर करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मजेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हमें लगता है यार ग्रोथ और डेवलपमेंट तो सेम ही है, बट आज जितनी भी बारीक पॉइंट्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके वो इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है।
सबसे पहले हमें यही क्लियर होना चाहिए। देखो हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज पढ़ने वाले हैं, सो हमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जब आप इकोनॉमी की स्टडी करते हो दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी की स्टडी क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जो इकोनॉमिक्स है दैट इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन। और जब हम जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है जब उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज आर इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में एक सिस्टम है जिसमें हम क्या जानते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। इन चारों का क्या, किनका प्रोडक्शन, किनका कंजम्पशन, किनका डिस्ट्रीब्यूशन और किनका एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का। सो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जानते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज किनका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इकोनॉमी के बारे में पढ़ने की जरूरत ही क्यों है, कि हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स है। मतलब जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारी जरूरतें या हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। सो प्रॉपरली हम कैसे उन रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि जितनी भी हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं वो फुलफिल हो पाए, इसलिए हमारी नीड अराइज होती है इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। हमारी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है या स्कार्स है, और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसलिए उनको हम कैसे फुलफिल कर पाए, उनको हम कैसे एलोकेट करते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब एक टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप उस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हो कि जितनी भी आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट जिसमें आप रिसोर्सेज को उस तरह एलोकेट कर रहे हो जिससे आपकी प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी नीड्स एंड वांट्स तो मीटअप हो ही रही हैं, और साथ में ही जो भी आपकी फ्यूचर जनरेशन है उसकी आप नीड्स एंड वांट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिकली जान लिया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसका फर्क जानते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैंने आपको बोला, एक सेकेंड, अगर मैंने आपको बोला कि ग्रोथ नहीं है तो क्या डेवलपमेंट होगी, या फिर ग्रोथ है तो क्या डेवलपमेंट होगी। मतलब आपको ये बताना है कि ग्रोथ होगी तो दैट मीन्स डेवलपमेंट भी होगी, या फिर डेवलपमेंट होगी दैट मीन्स ग्रोथ भी होगी। आपको इस चीज में बहुत कंफ्यूजन है, तो आपका क्या आंसर है इस चीज को लेके कि ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी। आप अभी भी कंफ्यूज हो ना ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके। सो इस वीडियो के एंड तक आपको जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप अगर हमें किसी भी कंट्री की हेल्थ को मेजर करना है, इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करना है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, हम उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनालाइज करते हैं और उसको मेजर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इकोनॉमी की, उस कंट्री की हेल्थ कैसी है। हेल्थ का मेरा मतलब है कि वो कंट्री वेदर ग्रो कर रही है, फॉल हो रही है, या उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो फेस कर रही है। सो अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करना है तो हम उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। अब मेन मुद्दा हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क क्या है। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है किसी भी कंट्री में, किसी भी टेरिटरी की बात करें, वहां पे आउटपुट बढ़ रही है। मतलब जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस थे, सपोज 500 होते थे पहले, अब 1000 होने लगे। मतलब वहां की जो आउटपुट है वो बढ़ रही है, वहां की प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन का मतलब है जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रोथ का डायरेक्टली मतलब है वहां पर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। कैसे, क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब आउटपुट बढ़ रही है। और ये भी हमेशा याद रखना, क्वांटिटेटिव चेंजेस भी कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो ग्रोथ का डायरेक्टली मतलब है आउटपुट का बढ़ना, मतलब क्वांटिटेटिव में चेंजेस आना, क्वांटिटी में चेंजेस आना, ठीक है। और ऑब्वियसली जो ब्लैक इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी है, मतलब जो चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई हैं। सो डायरेक्टली ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटी में चेंजेस आना, क्वांटिटेटिव चेंजेस आना। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट का क्या मतलब है। जब भी आउटपुट में चेंजेस आएंगे, सपोज किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब आउटपुट बढ़ रही है, सो उसमें जो चेंजेस की उसमें उसकी आउटपुट बढ़ने से जो चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उससे क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकते हैं,
आपको पता है कि प्रोडक्शन पहले 500 होती थी, अब 1000 होने लगी। सो ऑब्वियसली ज्यादा सामान प्रोड्यूस करने के लिए और ज्यादा लोग इंप्लॉय करने पड़ेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। पहले सिर्फ एक ही फैक्ट्री से सर जाता था, अब 2-3 फैक्ट्रीज खोलनी पड़ गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत पड़ गई है। लोगों के पास ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट है तो पैसा आएगा, उसी वजह से पॉवर्टी कम हो जाएगी, लिटरेसी रेट बढ़ जाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो जाएगा। सो इसमें क्या है, डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंजेस आना मेजरली, ठीक है। सो थोड़ा सा क्लियर हो, ग्रोथ मतलब आउटपुट बढ़ रही है जिसकी वजह से जस्ट क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ बढ़ी जिसकी वजह से बहुत सारे और भी चेंजेस आए जो कि पॉजिटिव वाले चेंजेस थे, जैसे इंप्लॉयमेंट का बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाना, पॉवर्टी कम हो जाना, लिटरेसी रेट कम हो जाना, लिटरेसी रेट बढ़ जाना सॉरी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनहांस हो जाना, मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या है, डेवलपमेंट है। सो बेसिकली हमने अब फर्क जाना ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, तो वो क्या है, ग्रोथ का मतलब है सिर्फ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, ठीक है, ग्रोथ का मतलब है सिर्फ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, और ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट में हम क्वालिटेटिव कंसेप्ट पर भी फोकस करते हैं, ठीक है। अब जो ग्रोथ है उसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हो गए, मेजर इंडिकेटर ग्रोथ का क्या होता है, हमेशा जीडीपी। जीडीपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके अलावा और कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं ग्रॉस के, एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम, एंड पीसीआई मतलब पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। सो ये थोड़े से इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के, तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी जब हम नेशनल इनकम करेंगे, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं हम उनको डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सो ग्रोथ का इजी लैंग्वेज में मतलब है इंक्रीज इन रियल नेशनल आउटपुट, मतलब आपकी जो नेशनल आउटपुट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और मेन दो इंडिकेटर्स ग्रोथ के क्या है, मैंने आपको बताया ग्रोथ का मतलब क्या है, आउटपुट का बढ़ना। सो ग्रोथ के मेन दो फैक्टर्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना और एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन दो फैक्टर्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या है, जीडीपी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीडीपी। उसके अलावा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जीएनआई एंड पीसीआई। इतना क्लियर हो, पर कैपिटा इनकम पीसीआई का मतलब, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे ही बताया डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस नहीं कर रहे, हम क्वालिटेटिव कंसेप्ट्स पर भी फोकस कर रहे हैं। मतलब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल कंडीशंस भी क्या हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं। अब डेवलपमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे वहां पे इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, लोग अनएम्प्लॉयड कितने हैं, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ भी कैसी है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। उसके अलावा वहां के जो लोग हैं उनके बीच में जो वेल्थ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इतना क्लियर हुआ। अब एक मैं आपको टर्म, एक स्टेटमेंट बताऊंगी जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो भी डाउट है वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो अगर आप ये स्टेटमेंट याद रखोगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव वाला एस्पेक्ट आया, तो जब हमने क्वांटिटेटिव वाले एस्पेक्ट में इकोनॉमिक वेलफेयर भी जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन गया। सो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है और साथ में ही क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है। अब आपको मैंने जीडीपी के बारे में बताया था, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी हो रहा होगा जीडीपी को लेके। सो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जीडीपी के ना बेसिकली 4 इंजन होते हैं, हम 4 इंजन मेनली कौन कंसिडर करते हैं, मतलब जितना भी प्रोडक्शन है वो 4 सोर्सेज से हो सकता है, या तो हाउस होल्ड से, या प्राइवेट फार्म से, या गवर्नमेंट से, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। सो यूजुअली जब हम जीडीपी बेसिकली निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जीडीपी का, बाकी हम इसको उसमें जब हम नेशनल इनकम करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। सो अब आपको क्लियर हुआ ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फर्क है। सो अभी हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। सो इससे एक चीज तो क्लियर हो ही गई कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसे सपोज किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद वेलफेयर है वो सभी तक नहीं पहुंचा, जितना भी वो बेनिफिट था वो रिटेन कर लिया स्मॉल वेल्थी एलाइट क्लास ने। मतलब कुछ ही परसेंट जो बहुत ही रिच लोग थे उन्होंने ही वो बेनिफिट को रिटेन कर लिया, उनके पास ही वो बेनिफिट रह गया, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्स रेट्स हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालती हैं। अब एक टर्म आपने सुनी होगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम, इन दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू होती है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। सो जब आप अपनी पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हो, वो आ जाती है कि कितना पैसा आपके पास बच गया उसको खर्च करने के लिए। सो दैट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी विदाउट डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट? तो आपका क्या आंसर होगा? हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बट वहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है, क्योंकि जो जितना भी बेनिफिट था वो स्मॉल वेल्थी लाइट क्लास के पास ही रह गया। सो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। अब क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी विदाउट ग्रोथ? नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही स्टेटमेंट क्लियर कर दी थी दैट ईडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। सो अगर डेवलपमेंट हो रही है दैट मीन्स ग्रोथ तो होगी ही होगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट है दैट इज अ वाइडर टर्म। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी समझ आ गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी समझ आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें मेजर करना हो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, चलो, कि अगर हमें किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करना है, क्या जीडीपी अलोन से हमें ये पता लग सकता है कि उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या नहीं है? सो आपका इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमें सिर्फ जीडीपी अलोन से ये नहीं पता लग सकता है कि उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जीडीपी से हमें ये नहीं पता लगता कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के पास कितना पैसा है, क्योंकि ये भी हो सकता है सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास सारा का सारा पैसा हो, तो हमें इन चीजों का पता नहीं लगता। और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो अकाउंटेड एक्टिविटीज नहीं होती, जैसे ब्लैक मनी वगैरह, ये सब केसेस हो गए। सो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि जो जीडीपी है वो प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री का। उसके अलावा और भी बाकी चीजें मैटर करती हैं, जैसे वहां पे पॉवर्टी, बाकी सारी चीजें, उनको भी हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। इसलिए जीडीपी अलोन कैन नॉट सिंबलाइज कि डेवलपमेंट हो रही है किसी कंट्री में या नहीं हो रही है। तो बेसिकली अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है, हमारे पास इंडिकेटर है जीडीपी। ठीक है, मेजर इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए? क्योंकि हमें मेजरली आउटपुट से ही मतलब है, क्वांटिटेटिव चीजों से ही मतलब है, तो हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना चाहेंगे तो हम जीडीपी से मेजर करेंगे। और जीडीपी भी दो तरह की हो सकती है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अभी मैं आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी का मतलब समझा देती हूँ और फर्क बता देती हूँ। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि आप जीडीपी करंट प्राइसेस पर ही मेजर कर रहे हो। ठीक है, और रियल जीडीपी का मतलब है आप कांस्टेंट प्राइस पर मेजर कर रहे हो, मतलब आप बेस ईयर को कंसीडर करके चल रहे हो। ठीक है, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल मतलब करंट प्राइसेस एंड रियल मतलब कांस्टेंट प्राइसेस। अब इन दोनों में से कांस्टेंट प्राइस मतलब जो हमारी रियल जीडीपी है वो ज्यादा बेटर इंडिकेटर है एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। वो क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट प्राइस है मतलब जो रियल प्राइस वाली है, रियल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि हम बेस ईयर लेके चल रहे हैं। तो जब हम बेस ईयर लेके चल रहे हैं तो हमें प्रॉपरली डिफरेंसेस पता लगते हैं और प्रॉपरली हम कंपैरिजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल में ग्रोथ इन अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पता लग जाता है, क्योंकि हम एक बेस ईयर लेके चल रहे होते हैं। वरना तो इन्फ्लेशन वगैरह के कारण हमें एक्चुअल में फर्क पता ही नहीं लग पाएगा। सो बेटर इंडिकेटर कौन सा है? रियल जीडीपी है। अब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को तो मेजर कर लिया जीडीपी से, अब अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना है, वो हम कैसे करेंगे? वो हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया?
और उसके अलावा आ जाता है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब जो भी डेवलपमेंट के हमने पीछे फैक्टर्स कंसीडर करे थे उन सब पे बेस्ड इंडेक्स होते हैं जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने में हेल्प करते हैं। समझ आया? तो अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है तो बेटर इंडिकेटर है जीडीपी, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना है तो हमारे पास इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि जीडीपी दो तरह की हो सकती है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब इसमें ना एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कंसेप्ट होता है जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? रेशियो है नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का, मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी। अब आपको पता है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके करते हैं, और नीचे भी हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके करते हैं, अगर हमें रियल भी कैलकुलेट करनी है। रियल वाले में हम बेस ईयर लेके चलेंगे और नॉमिनल वाले में हम करंट ईयर का प्राइस लेके चलेंगे। तो हम वॉल्यूम फिक्स रखते हैं तो क्वांटिटी और क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास प्राइजेस का इंडेक्स आ जाएगा जिसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। सो बेसिकली जीडी डिफ्लेटर अगर आपसे आ जाए कभी भी पूछना, दैट इज द इंडेक्स ऑफ द प्राइजेस। इंडेक्स है प्राइजेस का ये, और इसमें हम प्रोडक्शन को कांस्टेंट मानते हैं जिससे हमें प्रॉपरली इंडेक्स ऑफ प्राइसेस या प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो पता लग जाता है। मतलब करंट प्राइस अपॉन द बेस प्राइस हमारे पास आ जाता है। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी। इतना क्लियर हुआ? अब अगर हमने डेवलपमेंट मेजर करनी है उसके लिए मैंने आपको इंडेक्स बता दिया, हमारे पास कौन सा मेथड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथड है। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड है अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना है। क्लियर हो गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पहले, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम यूज नहीं करते थे, इससे पहले हम कौन सा इंडिकेटर यूज करते थे? हम यूज करते थे PQLI। PQLI क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो हम अब यूज करने लगे हैं, इससे पहले हम यूज करते थे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। कितना समझ आया? जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है इसमें हम तीन वेरिएबल्स बेसिकली कंसीडर करते थे, लिटरेसी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1। लिटरेसी मतलब कोई बंदा कितना पढ़ा लिखा है। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि इन्फैंट बच्चे की, मतलब बच्चों की कितनी एज में, जो बच्चे हैं पैदा होने से पहले कौन से ही मर रहे हैं, इन्फैंट्स कौन से डेथ हो रही है जिनकी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1, मतलब कितनी हम लाइफ उनकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एज ऑफ 1। अब जो PQLI था वो बेकार इंडिकेटर क्यों माना गया, जिसकी वजह से उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इन्फैंट मोर्टेलिटी है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 है, ये दोनों एक तरह से सेम ही है ना। ये दोनों इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इस वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज HDI। क्लियर? अब HDI की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो किसने पब्लिश करी थी? वो डॉक्टर हक, जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर 1990s में फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश करी थी। सो आपको पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट पहली बार कब आई थी? 1990s में आई थी। किसने कमीशन करा था? UNDP। किसने करा था? UNDP। और ये हर साल आती है, सिर्फ 2012 ही ऐसा ईयर था जिसमें ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी मेजरली। क्लियर हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि जो PQLI है इसमें इन्फैंट मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ओवरलैप कर रहे हैं। सो इससे बेटर इंडिकेटर क्या है? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो HDI के तीन इंडिकेटर्स हम कौन से कंसीडर करते हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लो। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा क्या है? एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। सो हम ये तीनों चीजें कंसीडर करते हैं, मतलब हेल्थ को, एजुकेशन को और इनकम को। हेल्थ के लिए हमारे पास क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके बाद एजुकेशन है, देन हमारी पर कैपिटा इनकम है। एजुकेशन में भी हम बेसिकली एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कंसीडर करते हैं, और HDI की जो रैंकिंग है वो 0 to 1 के बीच में आती है, और इसके बेसिस पर हम कंसीडर करते हैं कि वो वेरी हाई डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, मीडियम डेवलप्ड है या लो डेवलप्ड है। तो हम इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं क्यों, कैसा हमारा उसका इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई है, मीडियम है या लो है। तो मेन तीन इंडिकेटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। समझ आया? और ये जो 2011 है ना, तब तक तो हम यहाँ पे देखो एजुकेशन के दो इंडिकेटर्स हम लेके चल रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। सो 2011 से पहले पहले हम लिटरेसी रेट्स को कंसीडर करते थे, एडल्ट लिटरेसी रेट्स को कंसीडर करते थे इन द प्लेस ऑफ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब तो हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कंसीडर करके चलते हैं।
क्लियर हो गया? थोड़ा सा बेसिक। अभी तक मैंने जस्ट आपको यही बताया कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर है जीडीपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थोड़ा सा इसके बारे में आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, ठीक है। अभी एचडीआई के अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और कौन कौन से इंडाइसेस को रिलीज करता है? एक तो है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। अब मैंने एचडीआई की आपको तीनों डायमेंशन बता दिए। इनइक्वालिटी एडजस्टेड में उसको जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग इट्स पॉपुलेशन उसको भी जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो हमारा आ जाता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। अब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, दोनों जेंडर मतलब मेल और फीमेल के लिए बेसिकली एचडीआई अलग अलग निकाला जाता है और गैप फाइंड आउट किया जाता है। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा फर्क होगा और जितना कम गैप होगा उतना कम फर्क होगा बिटवीन द जेंडर्स। सो इसमें क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में एचडीआई ही को ही कैलकुलेट करते हैं, बस बेसिकली हम जेंडर्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम बेसिकली तीन चीजों को कंसीडर करके चलते हैं। एक तो हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या देखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट्स। उसके बाद सेकंड है एम्पावरमेंट और थर्ड है इकोनॉमिक स्टेटस। क्लियर हुआ? एम्पावरमेंट में भी बेसिकली हम फर्दर देखेंगे पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं उस जेंडर के लिए और कितने लोग हैं 25 या 25 से ज्यादा एज के जो कि सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने ली हुई है। और इकोनॉमिक स्टेटस में हम लेबर मार्केट और लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को देखते हैं। सो बेसिकली जब हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कंसीडर करते हैं सो तीन चीजें कंसीडर करते हैं, प्रोडक्टिविटी हेल्थ, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस। ये थोड़ा सा आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि बाकी इंडेक्सेस भी यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि फर्स्ट टाइम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन से ईयर में आया था? 2010 की रिपोर्ट आई थी और इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे वेटेड इंडिकेटर्स हैं उनकी सफरिंग 33% या उससे ज्यादा किन किन की है, तो ये सब चीजें हम कंसीडर करते हैं। उसके अलावा एक आता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसमें हम 4 पिलर्स को लेके चलते हैं, कौन कौन से, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी अलग से आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन कौन से इंडेक्स हो सकते हैं। इन सबसे हमें क्या पता लगता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता लगता है कितने से, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उसके अलावा एक ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट भी होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन जीडीपी है क्या। ग्रीन जीडीपी जो हमें निकालनी है ना, हम जो हमारी नॉर्मल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन को कम कर देंगे। नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन, ठीक है, नेचुरल कंजम्पशन जो हो रही है उन सबको माइनस कर देंगे तो इससे हमारी ग्रीन जीडीपी आ जाएगी। और जो ग्रीन जीडीपी है ये किसका इंडिकेटर है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का ही पार्ट हो जाता है। तो वो सब चीजें इग्नोर करके कि इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने इसमें बेसिकली ये जाना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो छोटी टर्म है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर हो गया सब?